time we have studied about vertical circular motion, जो एक circular motion का part था. आज हम लोग rotational mechanics का एक part पढ़ेंगे, moment of force, that is rotating effect of force. Rotating effect of force, also known as torque. ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स या तो टॉर्क या तो रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. अभी ये टॉपिक जो है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जो हम लोग इसके सम सॉल्व करेंगे और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का पार्ट पढ़ेंगे. सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स या तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको जानने के लिए विल सी कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन कि कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं. हम लोग एक बार जस्ट कंपेयर करते हैं पहले. लीनियर मोशन और दूसरा कौन सा है? रोटेशनल. मतलब कौन कौन से वेरिएबल्स जो होते हैं जो चेंज होते हैं. लीनियर मोशन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस. रोटेशनल में क्या हो जाता है? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर में वेलोसिटी v, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन स्मॉल a, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहता है? अल्फा. तो जैसे लीनियर रोटेशन या लीनियर मोशन में जो s रहता है वो थीटा हो जाता है, वेलोसिटी रहती है वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है और एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. तो वैसे ही लीनियर में जो फोर्स होता है वही रोटेशनल में टाउ होता है, दैट इज योर टॉर्क. इसको टॉर्क कहते हैं. मतलब जो फोर्स का इफेक्ट होता है, जो लीनियर मोशन में फोर्स का इफेक्ट होता है वही रोटेशनल मोशन में टॉर्क का इफेक्ट होता है. तो टॉर्क का भी क्या इफेक्ट होता है? फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर डायरेक्शन लीनियर मोशन में. वैसे रोटेशनल मोशन में टॉर्क का इफेक्ट होता है रोटेशन, दैट इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. समझ में आया? तो जो टॉर्क इज नथिंग बट टॉर्क की वजह से, जैसे फोर्स की वजह से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता था और डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता था? एक्सेलरेशन आता था, वेलोसिटी चेंज होती थी तो एक्सेलरेशन आता था. वैसे एक टॉर्क लगाएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी पे क्या लगेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये सिमिलरिटी है. दैट इज मतलब जो हम लोग को जरूरत क्यों पड़ी टॉर्क की? बिकॉज लीनियर मोशन में जो फोर्स का इफेक्ट होता था वही इफेक्ट रोटेशनल मोशन में कौन दिखाता है? टॉर्क दिखाता है. ठीक है, अभी टॉर्क समझने के लिए विल सी एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग. सपोज करो कि ये टायर है, टायर पे ये डिस्क है, ठीक है, और यहाँ पे नट्स लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे नट्स हैं. ठीक है, ये टायर है, उसको एक डिस्क है. ठीक है, ये टायर है, उसकी डिस्क है, यहाँ पे नट्स लगे हुए हैं. This is nothing but this, और ये नट्स है. ठीक है, अभी ये नट्स को ओपन करने के लिए हमको बोल्ट लगेगा, कुछ ऐसा. समझ में आ रहा है? ऐसा बोल्ट लगेगा, दिस इज बोल्ट. तो टायर के जो नट्स हैं उनको निकालने के लिए वो बोल्ट का यूज होगा. तो अभी बोल्ट पे हम लोग एक फोर्स लगाएंगे कोई भी एंगल पे. जितना फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ये क्या करेगा? इसको निकाल पाएगा. लाइक इतना ज्यादा ये रोटेट करेगा और टायर ये जो नट्स है वो लूज होंगे. लाइक ऐसे हम लोग जो फोर्स लगाएंगे तब जाके निकलेगा. तो जो डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उतना अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा. मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, कौन से एंगल पे फोर्स लगाओगे, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे फोर्स लगाओगे, उसकी वजह से इसका टर्निंग इफेक्ट आएगा. ठीक है, तो अभी जो टर्निंग इफेक्ट है इसका, ये बोल्ट का जो टर्निंग इफेक्ट है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बोल्ट. अभी बोल्ट का जो टर्निंग इफेक्ट है या किसी भी बॉडी का जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है. सबसे पहला फैक्टर होता है फोर्स. राइट, जितना तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे, जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? उतना ज्यादा इस पे ताकत लगेगा और उतना ज्यादा ये रोटेट करेगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे और यहाँ के स्क्रू क्या होंगे? लूज हो जाएंगे और निकल जाएंगे. तो एक मैग्नीट्यूड, एक पैरामीटर क्या है? फोर्स.
मतलब जितना ज्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग F लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा टॉर्क बढ़ेगा। सो वी कैन से फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या, रोटेटिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा रोटेटिंग इफेक्ट मतलब उतना ज्यादा टॉर्क लगा है, उतना ज्यादा वो रोटेट कर पा रहा है। तो एक फैक्टर हो गया जिससे वो डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर इज लोकेशन ऑफ द फोर्स with respect to the axis। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी का, ये पूरे बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे कितनी दूरी पे फोर्स लग रहा है। लोकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस का मतलब है कि अगर ये बॉडी है, ये हमारा क्या टायर है, तो टायर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये होगा आउटवर्ड, बाहर आ रहा है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसी के बगल घूम रहा है ना ये। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर नट्स का देखें तो नट्स का भी एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होगा, बाहर। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूरी पे फोर्स लगेगा, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितने दूरी पे लगेगा उस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया, यहाँ पे सपोज करो मैंने एक फोर्स लगाया, इरेज कर दो इसको। यहाँ पे सपोज मैंने एक ऐसा फोर्स लगाया F, ठीक है। F का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और वो कितने दूरी पे है, r डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। समझ रहे हो। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करो, मैं सिर्फ दो एक ही डायग्राम बनाता हूं। सपोज करो ये नट है and this is the bolt, ओके। तो यहाँ पे मैं अगर फोर्स यहाँ पे लगाऊं ये डायरेक्शन में F, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, यहाँ। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर मैं एक फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, कंसीडर दिस एज F1 एंड F2, दो अलग अलग फोर्स लगा रहा हूँ। तो एक का डिस्टेंस ये होगा R2, ये बनेगा, ये R2 होगा, और ये इतना एक R1 होगा, राइट। तो अभी दोनों का अलग अलग डिस्टेंस है, दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया गया है, वेयर F1 इज इक्वल टू F2। दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखा है इस टाइम, ठीक है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो टॉर्क भी सेम लग रहा होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड फोर्स का अगर सेम रख दिया, लेकिन डिस्टेंस क्या है अलग अलग, r इधर से डिस्टेंस देखो कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस की वजह से व्हेन द डिस्टेंस से चेंज होगा ना, तो यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इजीली इसको रोटेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर फोर्स लगाएंगे तो लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब इस पॉइंट पे ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा उतना ही सेम टर्निंग इफेक्ट देने के लिए जितना कि इस पॉइंट पे दिया। मतलब अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रखा और अगर उसका डिस्टेंस थोड़ा सा भी चेंज किया तो क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट में चेंज आ जाएगा। मतलब जो टर्निंग इफेक्ट होती है वो एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती है, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन सा? सबसे पहले कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, साथ साथ में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे कितना डिस्टेंस रखा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तब तो इजीली रोटेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, व्हेन r इज ग्रेटर रोटेटिंग इफेक्ट इज आल्सो ग्रेटर। मतलब जितना ज्यादा r का डिस्टेंस रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना ज्यादा रोटेटिंग इफेक्ट लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है, दैट r इज प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो हम लोग का सेकंड फैक्टर पता चल गया, दैट r इज प्रोपोर्शनल टू टाउ, दैट इज टॉर्क। मतलब जितना ज्यादा हम r बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो दो फैक्टर हम लोग को पता चल गया। पहला फैक्टर क्या है कि कितना फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा फैक्टर है कि कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे लगाएंगे, जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से r का डिस्टेंस रहेगा उतना कम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स लगाना पड़ेगा और अच्छा रोटेटिंग इफेक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। और तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा पैरामीटर जिस पे डिपेंड करता है, तीसरा पैरामीटर क्या है, एंगल मेड बिटवीन r bar and f bar।
मतलब जो फोर्स का एंगल है वो कितने एंगल पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि अगर मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ये पॉइंट पे लगा रहा हूँ, सपोज करो ये पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ से आर बार का वेक्टर, ये आर है, रेडियस है, तो यहाँ से आर बार का वेक्टर इधर आएगा और एफ इधर जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला, समझ में आ रहा है, थीटा। ठीक है, मैं एक फोर्स लगाया यहाँ पे, ये पॉइंट पे फोर्स लगा, ये पॉइंट पे फोर्स लगा, तो यहाँ से आर बार किधर, इधर, आर बार ये डिस्टेंस हो गया, रेडियस वेक्टर जो डायरेक्शन बता रहा है, एफ का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाओ, जो रेडियस है ना, रेडियस को पहले एक्स्ट्रापोलेट करके आगे लेके आओ और उसके बाद जो फोर्स का डायरेक्शन है उससे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो तुम लोग को एक एंगल मिलेगा थीटा। ठीक है, तो वो एंगल पे डिपेंड करता है टॉर्क, रोटेटिंग इफेक्ट। अभी वो कैसे पता चला, अब ध्यान से देखो, ये जो फोर्स मैंने लगाया परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंगल रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके दो एंगल बनेंगे, एक ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, f cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर वाला एंगल f sin थीटा। समझ में आया, ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको दो में रिजॉल्व कर दिया, एक f cos थीटा और एक f sin थीटा। ठीक है, दोनों में रिजॉल्व हो गया। अब ये जो cos वाला कंपोनेंट है ये कैसा फोर्स लगा रहा है, ऐसे, रेडियस वेक्टर भी ये साइड है, ये एंगल पे है, ठीक है, और फोर्स का भी डायरेक्शन क्या है, f cos थीटा का भी सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये रोटेटिंग इफेक्ट नहीं देगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये ऐसे खींच रहा है। ठीक है, अगर हम लोग को सपोज करो ये पाइवोटेड है, ठीक है, और इसी को रोटेट करने का, तो इसको रोटेट करने के लिए कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तभी रोटेट होगा ऐसे, और ये डायरेक्शन में खींचेंगे तो रोटेट नहीं होगा। इसका मतलब जो f cos थीटा है, जो f cos थीटा है, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इट इज कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसको खींच रहे हैं, जिसकी वजह से रोटेट तो नहीं होगा, मतलब f cos थीटा इज नॉट प्रोड्यूसिंग टॉर्क। समझ में आ रहा है, f cos थीटा इज नॉट प्रोड्यूसिंग टॉर्क, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, f sin थीटा। व्हाई, बिकॉज़ f sin थीटा इज व्हाट, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब ऐसे फोर्स लगा रहा है, और ऐसे फोर्स लगा रहा है तो इजीली ये रोटेट कर सकता है। तो समझ में आया, तो वी कैन से f cos थीटा, f cos theta is not responsible for producing torque। समझ में आया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, f sin थीटा। तो जो थर्ड पैरामीटर है उसे क्या पता चला, that f sin theta is proportional to torque, मतलब जितना ज्यादा f sin थीटा होगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, टॉर्क होगा। समझ में आया, तो आप लोग अभी तक क्या सीखे कि जो टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट दैट इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ अ टॉर्क, किस पे डिपेंड करता है, तीन पैरामीटर पर। सबसे पहले कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगा रहे हो, पहला पॉइंट, कहां पे फोर्स लगा रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, और तीसरा पैरामीटर कौन से एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, कहां पे फोर्स लगा रहे हो, कौन से डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हो, और कौन से एंगल पे फोर्स लगा रहे हो। तो जो एंगल है इसका मतलब इन शॉर्ट में बोलूं, ये किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। समझ में आया, तो ये तीन पैरामीटर है जिस पे डिपेंड करता है, दैट इज। अब ये एक और चीज क्या पता चला, जो f cos थीटा है इट इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। अभी कैसे पता चला वो आगे बताता हूं। तो अभी हम लोग ने क्या सीखा कि जो टॉर्क है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, वो कितने डिस्टेंस पे फोर्स एक्ट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और उसका एंगल कितना।
और हम लोग ने एक और चीज बोला कि दैट f cos थीटा इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर टॉर्क प्रोडक्शन, मतलब वो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। व्हाई? वो देखते हैं अभी कैसे, क्यों पता लगा ऐसा कि नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज करो ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और उसको मैंने यहाँ से पाइवोटेड किया है, ये एंगल पे मैंने उसको पाइवोटेड किया, तो अगर पाइवोटेड किया तो ऑब्वियसली यहाँ से एक्सिस बन जाएगी, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, और ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्क ले लो या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट पे पाइवोटेड किया, अब ये एक्सिस हो गई और इस पे ये पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक रैंडम पॉइंट उठाया, पता चला इस पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अभी कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट से हम लोग ये पॉइंट तक का रेडियस बना लेंगे, ठीक है, ये r हो गया, r वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक क्या हो गया, r वेक्टर हो गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट से, समझो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पॉइंट पे डिस्टेंस, जो पॉइंट पे फोर्स लगता है उसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं पता है? मोमेंट आर्म। मोमेंट का मतलब होता है इफेक्ट, ठीक है, तो जो पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच के डिस्टेंस को r बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म, ठीक है, तो ये है फोर्स यहाँ पे लग रहा है और ये जो डिस्टेंस है r वेक्टर का, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। तो अभी इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तभी पता चलेगा, बिकॉज ये जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, प्लेन के अंदर है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, वो प्लेन के अंदर है, तो प्लेन के अंदर ऐसे फोर्स लग रहा है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, टॉर्क के लिए जो फोर्स है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब अगर हम लोग लिखे टॉर्क इज नथिंग बट r इनटू जो फोर्स लग रहा है इट शुड बी परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल। अगर r इनटू पैरेलल फोर्स है तो ये रिस्पांसिबल नहीं है, नॉट रिस्पांसिबल फॉर टॉर्क प्रोडक्शन, नॉट रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क, ठीक है, ये टॉर्क कभी नहीं प्रोड्यूस करेगा, कौन सा? जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो अभी ये जो प्लेन के अंदर है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले r को इधर रिजॉल्व करेंगे जैसे बताया था, और r को रिजॉल्व करने के बाद जो r है वहां से एंटी क्लॉकवाइज जाके थीटा बना लेंगे, तो दिस इज आवर थीटा एंगल, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये क्या बना? f cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर है sin थीटा, समझ में आया? ये f cos थीटा और ये f sin थीटा। अभी f cos थीटा, f sin थीटा यहाँ पे पता चल गया, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो ये है r बार क्रॉस f बार, r बार क्रॉस f बार लिखते हैं ना, तो f इज परपेंडिकुलर ना, तो ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है मतलब फोर्स पैरेलल है और वो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकता। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है टॉर्क का, सॉरी फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसका रीजन एक और है, why f cos थीटा इज नॉट प्रोड्यूसिंग टॉर्क, बिकॉज़ नोट करके लिख सकते हो, f cos थीटा इज नॉट प्रोड्यूसिंग टॉर्क बिकॉज, व्हाई? क्यों नहीं प्रोड्यूस करता? बिकॉज इट passes through the axis of rotation, f cos थीटा जो है ना, ध्यान से देखो वो क्या है? पैरेलल है, r बार के पैरेलल है पहली बार, और दूसरी बार f cos थीटा का जो एंगल इट इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है? अगर ये है, ये कोई भी चीज है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक ये वाला परपेंडिकुलर और एक ये वाला, तो जो ये वाला है, ये वाला वो f cos थीटा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है? इधर, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है,
और ये जो फोर्स है वो ऐसे पास हो रहा है, मतलब अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका फोर्स कैसे पास हो रहा है ये, तो इट इज कटिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर कट करेगा या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा, वो फोर्स इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस टॉर्क। हमेशा याद रखो, एनी फोर्स व्हिच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ में आ रहा है, एनी फोर्स व्हिच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन और कटिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो वो फोर्स इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस टॉर्क, ठीक है। तो एक और रीजन बोल सकते हैं, पहला कि इट इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दूसरा दैट f cos थीटा इज पैरेलल टू r बार। कोई भी फोर्स जो r वेक्टर को पैरेलल होगा, कोई भी फोर्स जो r वेक्टर को पैरेलल होगा, ऑब्वियसली वो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास ही करेगा, बिकॉज़ r वेक्टर इज ऑलवेज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो भी फोर्स r वेक्टर को पैरेलल होगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा और वो कभी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इतना समझा सबको? ओके, देन आगे बढ़ते फिर। अभी टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? टॉर्क जो है इट इज विच क्वांटिटी? टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, r into f sin थीटा, ये लिखते हैं ना। बट ये क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? टॉर्क जो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है, नेट टॉर्क इज ऑलवेज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या है, टाउ इज नथिंग बट r बार क्रॉस f बार, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r बार इनटू f बार इज नथिंग बट टाउ, तुम्हारा टॉर्क। सो r बार इसका वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, r f sin थीटा। हम लोग ने पहले ये कैसे डिराइव किया, ये वो तीन पॉइंट को कंसीडर करके डिराइव किया था, राइट? वेक्टर से नहीं डिराइव हुआ था, वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड दैट थ्री पॉइंट फ्रॉम व्हिच वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन, एंड आफ्टर कंसीडरिंग इट एज अ वेक्टर हम लोगों को पता चला कि टॉर्क का फार्मूला है rf sin थीटा, ठीक है। और वेक्टर में कैसे लिखते हैं पता है, वेक्टर में r क्रॉस f बार को लिख दिया rf sin थीटा डॉट n कैप। n कैप क्या होगा, डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा वेक्टर का, समझ में आ रहा है? जो वेक्टर मैंने लिखा है जो n कैप है, इट इज स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन। n कैप का हमेशा एक ही फंडा होता है, क्या, टू पॉइंट आउट द डायरेक्शन। तो किसका डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहे हैं, टॉर्क का, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है, and we can say is perpendicular to the plane of r bar and f bar। ये याद रखना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका डायरेक्शन सॉरी इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन, और टॉर्क का डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है कि नेट टॉर्क कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है, और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r bar and f bar। मतलब जहां पे r बार और f बार लग रहा है, जो प्लेन में लग रहा है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके प्लेन में जो परपेंडिकुलर रहेगा वो क्या रहेगा, टॉर्क रहेगा। अभी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये परपेंडिकुलर कौन से डायरेक्शन में है, लेट्स सी। यहाँ पे कंसीडर करो एक डिस्क है ऐसा, ठीक है, नॉर्मल डिस्क है, यहाँ पे एक फोर्स मैंने लगाया ये पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगाया और यहाँ से इसको पाइवोटेड किया है लाइक दिस, ठीक है, ये एंगल से ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, r वेक्टर, इसको एक्सटेंड करो, यह होगा r, ये क्या है f का डायरेक्शन, ये क्या होगा थीटा, एंटी क्लॉकवाइज जाके, तो ये अगर ये हो गया तो ये क्या होगा, f cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा f sin थीटा। समझ में आ रहा है? अभी इसका cos थीटा तो बनेगा नहीं, इसका जो sin थीटा है और इसका r कैप का, r बार का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, और ये कैसे है, f का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, f sin थीटा का डायरेक्शन इधर है और r का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री।
अभी इसका रिजल्टेंट दोनों देखो एक ही प्लेन में है, दोनों एक ही प्लेन में, r बार and f बार बोथ आर इन द सेम प्लेन, राइट। अब इसका जो नेट टॉर्क होगा उसका क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा टू दिस प्लेन, आइदर गोइंग इनसाइड और आइदर गोइंग आउटसाइड, ठीक है। या तो वो बाहर आ रहा होगा या तो वो अंदर जा रहा होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा, स्क्रू रूल पता है सबको, या तो राइट हैंड पाम रूल, उससे पता चलेगा कैसे। यहाँ पे देखो स्क्रू रूल मतलब क्या, एक स्क्रू इधर रख दो, ठीक है, और ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में जाओ। ए बार क्या था r और बी बार क्या था f, तो r इंटू एफ, तो ऐसे स्क्रू क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये ऐसे ओपन हो रहा है, और ओपन हो रहा है मतलब स्क्रू क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो मतलब r और f का जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है, जो नेट टॉर्क का डायरेक्शन है, वो क्या हो रहा है, आउटवर्ड, इट इज कमिंग आउटवर्ड। स्क्रू रूल से क्या पता चल रहा है, इट इज कमिंग आउटवर्ड, वो बाहर आ रहा है, समझ में आया। अगर वैसे भी नहीं करना है तो राइट हैंड पाम रूल से जाओ। राइट हैंड पाम रूल मतलब क्या होगा, ठीक है, राइट हैंड, ठीक है, यहाँ पे रखो, ये a है, ये b है, a क्रॉस b जाना है, तो a क्रॉस b हम लोग ऐसे जाएंगे, विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो टाउ का डायरेक्शन कैसे आया, बाहर, आउटवर्ड नॉर्मल और एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया। बाहर आ रहा है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, r क्रॉस f का नेट का टॉर्क किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, और वो कौन से डायरेक्शन में टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, जो भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा वो उसको पॉजिटिव रखेंगे, और जो भी टॉर्क क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं, उससे समझ में आएगा तुम लोगों की डायरेक्ट। पहले तो पता चल गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, और टॉर्क का नेट देखो, टॉर्क जो होगा ना, नेट टॉर्क में क्यों बोल रहा है, टॉर्क कोई भी कंसीडर करो, वो रोटेटिंग इफेक्ट तभी देगा व्हेन इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी नेट टॉर्क है ना, जो भी नेट टॉर्क है, व्हेन इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हेन इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तभी वो क्या देगा, तभी वो रोटेटिंग इफेक्ट देगा। अब इसमें दो कंफ्यूजन आता है कि एक जिसमें टॉर्क बॉडी पे एक्ट कर रहा है, बॉडी पे टॉर्क एक्ट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड एक्ट करने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, बॉडी पे टॉर्क एक्ट कर रहा है। और दूसरा, जो टॉर्क एक्ट कर रहा है क्या वो रोटेटिंग इफेक्ट दे रहा है, समझा। पहला केस कि बॉडी पे टॉर्क एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहला केस। दूसरा केस, जो टॉर्क हम लोग एक्ट करवा रहे हैं क्या वो रोटेटिंग इफेक्ट दे रहा है। तो ध्यान से सुनो, कोई भी टॉर्क है ना जो बॉडी पे एक्ट करता है, बॉडी पे ना एक साथ बहुत सारे टॉर्क अगर एक्ट कर रहे हैं, और हम लोग को अगर पता लगाना है कि कौन से टॉर्क की वजह से रोटेटिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका एक कंडीशन है। पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। यहाँ पे देखो एक डिस्क ले लो, ठीक है, वापस ये पॉइंट पे पाइवोटेड कर दो इसको लाइक दिस, और यहाँ पे समझो मैं अलग अलग पॉइंट से इसको फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स दे रहा हूँ। एक फोर्स इधर है, एक फोर्स ये डायरेक्शन में, 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 और एक फोर्स यहाँ से, ठीक है। Consider it as F1, F2, F3, F4, F5, F6। तो एक ही बॉडी पे कितना फोर्स दे रहा हूँ, 6 फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग को क्या पता लगाना है, वी हैव टू फाइंड आउट पहला कि जितने भी टॉर्क है बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उनका डायरेक्शन क्या है, क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन, या तो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। और दूसरा ये पता लगाना है कि ये सारे टॉर्क में से किसका मैक्सिमम रोटेटिंग इफेक्ट आ रहा है,
कौन से फोर्स की वजह से मैक्सिमम रोटेटिंग इफेक्ट आ रहा है। तो बॉडी पे बहुत सारे टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से रोटेटिंग इफेक्ट ज्यादा आ रहा है वो पता लगाने का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तुम लोग सारे फोर्स का डायरेक्शन पता लगा लो, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम लोग को नेट टॉर्क कभी निकालने बोला तो भी निकाल सकते हो। नेट टॉर्क इज नथिंग बट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स 1 F1 प्लस और माइनस F2 प्लस और माइनस F3 लाइक दिस। ठीक है, मतलब टाउ नेट को ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं, टाउ 1 प्लस और माइनस टाउ 2 प्लस और माइनस टाउ 3 लाइक दिस। ठीक है, अभी ये जो होगा ना पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिखा प्लस और माइनस, बिकॉज व्हेन जो टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और जब टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो उसको क्या कंसीडर करेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो अभी कंसीडर करते हैं सबसे पहले फोर्स F1 लिख देता हूँ, F2 F3 F4 F5 एंड F6। ठीक है, तो एक ही बॉडी पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 6 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। अभी ये सारे फोर्स में से हम लोग को क्या है डायरेक्शन निकालने का है सबका, तो पहले F1 कंसीडर करते हैं। अभी इधर से R वेक्टर क्या है, लाइक दिस R वेक्टर, यही है ना R वेक्टर, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो बाहर। अभी ध्यान से सुनो, मैं सब फोर्स का नहीं बताऊंगा, मतलब बनाऊंगा नहीं डायग्राम, लेकिन ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो पहले ये फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका डायरेक्शन देखो पैरेलल, दिस F1 इज पैरेलल टू R पर, और टॉर्क के लिए कौन सा चीज रहता है, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर। तो मैं बोलूं ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये R बार के अगर पैरेलल है तो ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, जीरो। ऑब्वियसली टॉर्क ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, F1 जीरो। F2 देखो, अब F2 कैसे एक्ट कर रहा है, R बार ऐसा है, F2 ऐसे एक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे R बार को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये एंगल बन रहा है R बार से, समझ में आ रहा है, R बार से ही एंगल बनाना है, तो ये R बार से एंगल बन गया थीटा, और ये F2 एक्ट कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया F cos थीटा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या बनेगा F sin थीटा, ऐसे एक एंगल बाहर बनेगा ना। F2 एक्ट कर रहा है, सिर्फ F2 को कंसीडर करो, तो देखो दो फोर्स आएंगे, एक F sin थीटा, एक F cos थीटा, एक F sin थीटा, और ये जो F cos थीटा है ये R बार के पैरेलल है, तो मतलब ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा F2 का, F2 cos थीटा का, ये F cos थीटा वाला कंपोनेंट टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। जो ये F sin थीटा है, R बार का डायरेक्शन इधर है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो बाय राइट हैंड रूल कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, ऐसे ऐसे, राइट। तो कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, टॉर्क नेगेटिव। ठीक है, तो जो F2 है इसमें क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज है, और क्या है ये नेगेटिव। समझ में आया, ठीक है, ये F2 का पता चल गया। सिमिलरली F3 का देखो, F3 क्या है, F3 क्या है, पहले से परपेंडिकुलर है, R बार ऐसे, F3 पहले से परपेंडिकुलर है, तो इसका कोई कंपोनेंट रिजोल्यूशन नहीं होगा, मतलब F3 R बार इधर है और F3 फोर्स किधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे इसको एक्सटेंड कर दो, तो R बार F बार कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, वापस से क्लॉकवाइज। समझ में आया, ऐसे जाओ और फोर्स का डायरेक्शन किधर, इधर है, तो कैसे घूमेगा, ऐसे, ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। अब F4 को देखो, F3 हो गया, F4 के देखो, F4 कैसा है, परपेंडिकुलर, ये एकदम परपेंडिकुलर नहीं है, कैसा है देखो, अभी कैसा R का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे R बार। ठीक है, और F4 कैसे हुआ, ऐसे, तो इसको पहले एक्सटेंड कर दो, यहाँ से थीटा बना दो, ये बनेगा F cos थीटा, ये कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। समझ में आया, ये तो फोर्स टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, ये जो साइन वाला कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन कैसे होगा, R बार और F बार। समझ में आया, तो क्या आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, R बार इधर और F बार इधर, तो कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, तो एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन है F4 का। F5 का देखो, F5 फिर से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा, और डायरेक्शन कैसे होगा, R बार इधर है और F बार किधर है, ऐसे। तो यहाँ पे इसको R बार एक्सटेंड करो, तो विल गेट R बार F बार, तो डायरेक्शन कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, तो वी कैन राइट
एंटी क्लॉकवाइज, तो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है वो सब पॉजिटिव होंगे, जितने भी क्लॉकवाइज है वो सब नेगेटिव होंगे। अभी जो F6 है जो फोर्स है, अभी F6 फोर्स किससे पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। तो जो भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे या जो भी फोर्स r वेक्टर को क्या हो पैरेलल हो, वो फोर्स कभी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। समझ में आया? अभी ये हो गया डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, एंगल। अभी यहाँ से क्या पता लगाना है कि मैक्सिमम रोटेटिंग इफेक्ट कौन सा फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो ये F वाला तो नहीं होगा और ये F6 वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो बचा है F2, F3, F4 एंड F5। ठीक है, अभी ये जो चार फोर्स बचे हैं जो हमको टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स किसका आ रहा है अभी पता कैसे चलेगा। सपोज करो ये जो सारे फोर्सेस है ना, सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं, सपोज करो 5 न्यूटन के, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं सब पे। ठीक है, जितने भी है सब 5 न्यूटन का फोर्स दे रहे थे। तो अभी हुआ क्या कि जो F1 है, F1 जो है, अभी F1 किसमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा। समझ में आ रहा है? इसका दो कंपोनेंट होगा ना, सॉरी F1 तो F1 पैरेलल है तो 0 हो गया। F2 का जो है इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक साइन का और एक कॉस का। तो मतलब ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये दो में बढ़ गया, एक साइन में बढ़ गया और एक कॉस में बढ़ गया। सिमिलरली जो F3 है, F3 क्या है, इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। जैसे F3 परपेंडिकुलर है तो वैसे ही F5 परपेंडिकुलर है, F3 एंड F5। F2 और F4 का रेजोल्यूशन हुआ है तो मतलब इन दोनों के फोर्स का क्या हुआ, डिफरेंट क्या हो गया, ये लोग बढ़ गए आपस में। ठीक है, तो रिजॉल्व हो गया, मतलब 2.5 ऐसे नॉर्मल लगने वाला है फोर्स को, एक कॉस में बदलता है और एक साइन में। लेकिन ये जो है F5 और जो F3 है, F5 और F3 है, ये जो दोनों फोर्स है ना, ये दोनों फोर्स क्या परपेंडिकुलर है, मतलब इनका ये जितना फोर्स मैंने दिया है उतनी फोर्स का मैग्नीट्यूड लग रहा है। इसका मतलब जो मैक्सिमम टॉर्क दे रहा है, मैक्सिमम रोटेटिंग इफेक्ट कौन दे रहा है, एक F3 दे रहा है और एक F5 दे रहा है। समझ में आया? ये दो फोर्स है वो मिलके मैक्सिमम रोटेटिंग इफेक्ट इस बॉडी को दे रहे हैं। समझ में आया? तो हम लोग ने एक एग्जांपल से समझा कि फोर्स का टॉर्क का डायरेक्शन एग्जैक्टली कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। हम लोग को पता चल गया, हम लोग को ये भी पता चला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या होता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में वो क्या होता है पॉजिटिव। तो टॉर्क पता चल गया कि नेट टॉर्क कौन से बॉडी पे लाइक कैसे एक्ट करता है। अभी हम लोग 3-4 एग्जांपल लेके और कंसीडर करते हैं, हम लोग को और अच्छे से पता चल जाएगा कि बॉडी पे कैसे फोर्स एक्ट होता है। सपोज करो एक पेंडुलम है, मतलब ये एक बॉब पर एक बॉब अटैच हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रिंग से, और ये इनिशियली यहाँ पे था। यहाँ से देखो मैंने दो केस लिए, केस 1 केस 2। ठीक है, सबसे पहला केस क्या है कि ये जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, और दूसरा है ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा दो एंगल कंसीडर किया। मेरा क्या कहना है कि वी हैव टू फाइंड आउट the net torque produced on the 1 kilogram
present at an angle of 30 degree and 60 degree respectively. मतलब we have to find out the net force acting in ये जो मास है ना जो दो एक पॉइंट पे वो 30 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, वो घूमा होगा ऐसे तो वो 30 डिग्री पे आया होगा और दूसरे पॉइंट पे वो घूमने के बाद क्या गया 60 डिग्री पे गया। तो ये जो दो पॉइंट कंसीडर किया है वी हैव टू फाइंड आउट द नेट टॉर्क एक्टिंग एट दीस टू पॉइंट। मतलब ये पॉइंट पे हम लोग को नेट टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पहली बात तो टॉर्क हो रहा है कि नहीं और दूसरी बात कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट फोर्स का प्रोड्यूस कर रहा है। वी हैव टू फाइंड दैट ये पॉइंट पे भी और ये पॉइंट पे भी। समझ में आया? तो नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए पहले हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि टोटल कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं इस बॉडी पे, ठीक है। ये बॉडी जो है यहाँ पे अभी टोटल कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, बिकॉज देखो टॉर्क वाला जो चीज है ना ये वाला न्यूमेरिकल्स में बहुत आता है। वी हैव टू जितने भी इक्विलिब्रियम आएंगे ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, आफ्टर दिस वी हैव टू स्टडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा उसमें तुमको एक बॉडी दे दिया जाएगा, यू विल बी गिवन अ बॉडी, एक बॉडी दिया रहेगा रेक्टेंगुलर समझो, उस पे बोला रहेगा कि यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, ठीक है, या तो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, लाइक एक पॉइंट कंसीडर करके तुमको बताया रहेगा, यू हैव टू कंसीडर एक सिंगल पॉइंट तुम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा और बोला रहेगा कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो दिस विल बी F1, F2, F3 लाइक दिस, बहुत सारा फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? एक ही बॉडी पे अलग अलग पोजीशन पे बहुत सारा फोर्स लगेगा। तो मतलब अगर ये तुम लोगों ने सेंटर कंसीडर किया है बॉडी का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस एक होगा, ये एक होगा R1, R2, R3, R4 लाइक दिस। तो इस पे जब तुम लोग को नेट इफेक्ट, नेट रोटेटिंग इफेक्ट पता लगाना होगा ना, तब तुम लोग को टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या है और इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या है। समझ में आया? उस हिसाब से तुम लोगों को नेट टॉर्क पता लगाना पड़ेगा कि बॉडी टोटल कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे लाइक दैट, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए तुम लोग को पहले पता रहना चाहिए कि हाँ जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है कोई भी बॉडी पे, तो वो उसका डायरेक्शन कैसा है और उससे कौन से टाइप का फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये जो बॉब है यहाँ पे देखो एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन है, स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा P। अब यहाँ पे दो फोर्स है, ये दो में से कोई भी फोर्स जो होंगे वो क्या प्रोड्यूस करते होंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाला पॉइंट जहाँ से ये क्या है पाइवोटेड, ठीक है। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन कभी-कभी तुम लोग को बताया नहीं रहेगा कि दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जहां पॉइंट से कोई चीज को टांगा गया है या कोई भी पॉइंट पाइवोटेड पॉइंट है, ठीक है। अगर ये मैंने एक रेक्टेंगुलर मास कंसीडर किया तो मैं बोला कि ये पॉइंट से वो घूम रहा है, तो मैं बताऊंगा नहीं कि दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये पॉइंट से घूम रहे हैं तो मतलब ये एक पाइवोटेड पॉइंट है, तो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा लाइक दिस, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो r हम लोग कंसीडर करते हैं ना, वी ऑलवेज कंसीडर r जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओनली, ठीक है। मास कहीं पे भी दिया हो, कोई भी मास पे बॉडी कहीं पे भी चल रही हो, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पॉइंट पे है वही पॉइंट से उस पॉइंट का रेडियस वेक्टर बनेगा। समझ में आया? तो अभी ये जो 30 ये जो बॉब है इस पे mg लग रहा है और टेंशन लग रहा है। जो टेंशन का फोर्स है देखो, अभी हम लोग को पता लगाना है कि दोनों में से कौन सा फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले टेंशन देखो, टेंशन जो फोर्स है वो क्या जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट आउट करके जा रहा है बाहर, लाइक एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, ऐसा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर जा रहा है। तो कोई भी फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से पास करती है वो कभी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकती। दैट मींस टेंशन फोर्स इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी टॉर्क। तो टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, mg विल गोइंग टू प्रोड्यूस टॉर्क। कैसे, ध्यान से देखो, ये टॉर्क अगर प्रोड्यूस करेगा, ये अगर थीटा है ये भी 30 डिग्री होगा, समझ में आया? तो ये क्या बनेगा mg cos 30 और यहाँ से mg sin 30। समझ में आया? ये mg sin 30, ये mg cos 30। तो मतलब यहाँ से जो फोर्स आ रहा है इस पे नेट फोर्स क्या होगा, F net या टाउ नेट will be what, r into f sin theta। यहाँ का r ये 1 मीटर का कंसीडर कर लो, 1 मीटर दिया हुआ है,
इसको अगर 1 मीटर बोल दिया तो ये 1 मीटर हो गया। F क्या है, फोर्स कितने का लग रहा है, फोर्स तुम लोग को नहीं दिया है राइट। F is nothing but what, mg राइट, यहाँ पे हाँ। So this is mg, मास समझो 5 ग्राम दिया हुआ है, तो ये will be 5, g will be 10, sin 30, तो sin 30 will be half, this will be 25। तो मतलब ऐसे तुम लोग को फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पॉइंट पे जो तुम लोग ने देखा कि ये हमारे मास था, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे थे, एक टेंशन और एक mg। अब तुम लोग ने ये भी फाइंड आउट किया कि कौन सा नहीं एक्ट कर रहा है। पहले तो टॉर्क जो है वो नहीं वो इट इज जो टेंशन फोर्स है, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टॉर्क बिकॉज़ इट इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दूसरा तुम लोग को पता चला mg इज प्रोड्यूसिंग द टॉर्क, और कौन से डायरेक्शन में वो भी पता चला। कैसे, तो अभी ध्यान से देखो, mg sin थीटा का डायरेक्शन किधर है, ऐसे, r बार का डायरेक्शन किधर है, ऐसे। तो दिस इज r बार और दिस इज योर f, तो क्या हो गया, r बार क्रॉस f बार लाइक दिस, सो इट इज गोइंग इनसाइड अंदर, और कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, जो नेट फोर्स, ये नेगेटिव फोर्स होगा। नेट फोर्स कब लिखते, देखो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखने का रहता है। जब एक ही बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं ना, तब जब नेट फोर्स निकालने का रहता है, देन वी कंसीडर कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अदरवाइज देयर इज नो नीड। अगर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है एक ही बॉडी पे, तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन। वैसे सिमिलरली इस पे भी दो ही फोर्स लगेंगे ना। देखो सिर्फ डायरेक्ट, मैंने सिर्फ एंगल चेंज किया है। एंगल क्या है, इधर अभी mg लग रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन। समझ में आ रहा है, टेंशन अगेन इट इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो mg will be the only force acting। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे this will be what, 60 degree, again this will become cos, this will become sin, तो sin इस पर having 90 degree angle, तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया ये। So like this we can find out कि कौन सी बॉडी पे कौन सा फोर्स जो एक्ट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, और वो कौन से डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। वो नेट मतलब बॉडी को कौन से डायरेक्शन में घुमा रहा है, वेदर इट इज गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेदर इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया? ऐसे पूछ सकता है, लाइक एक टायर है, एक टायर पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं और एक फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, यहाँ से दो मीटर का इसका रेडियस है। तो अगर कोई पूछा कि नेट रोटेटिंग इफेक्ट ये टायर का कौन सा होगा, मतलब ये टायर कौन से डायरेक्शन में जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, तो कैसे पता चलेगा। अब ये टायर का एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, ये टायर का एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो एफ का डायरेक्शन किधर है, ऐसे ऊपर की तरफ, आर बार का डायरेक्शन इधर है और एफ का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो आर बार क्रॉस एफ बार, ये पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन इधर है, रेडियस का डायरेक्शन इधर है, दोनों एक ही प्लेन में है। तो आर बार क्रॉस एफ बार कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये वाला फोर्स इसको क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करवा रहा है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन। तो 20 × 2 क्या हो गया, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन के फोर्स से ये वाला फोर्स जो है इसको इधर साइड घुमा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसका क्या है, आर बार का डायरेक्शन इधर है और इसका एफ बार का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो कैसा है, आर बार लाइक दिस, आर बार एफ बार, तो क्या होगा, आर बार क्रॉस एफ बार ऊपर साइड। समझ में आ रहा है? ये कैसे जा रहा है, ऊपर साइड ना, लाइक दिस। हमेशा आर से लेते हैं, पता है, आर बार क्रॉस एफ बार, तो ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको घुमा रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 30 × 2 60 न्यूटन। तो एक ही टायर पे दो फोर्स लग रहा है, एक कितना न्यूटन का लग रहा है, 40 न्यूटन का जो उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, और एक लग रहा है 60 न्यूटन का जो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो कैसे पता लगा, हम लोग क्या लिखते थे, क्लॉकवाइज को -40। समझ में आ रहा है, -40 लिख दिया। अब लगेगा, मैंने बोला था ना माइनस प्लस कब लगेगा,
जब एक ही बॉडी पे 3-4 फोर्स एक्ट होंगे तब वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना लगेगा। अभी ध्यान से देखो, एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अभी -40 और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज ना, तो ये क्या हो गया +60, तो -40 + 60 तो क्या हुआ +20। तो इससे क्या पता चला तुम लोग को, इससे ये पता चला कि अगर एक क्लॉकवाइज का 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज का 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ तो 20 न्यूटन का जो फोर्स है उतने फोर्स से ये आगे बढ़ेगा और कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेगा। समझ में आया? तो नेट फोर्स क्या है, नेट टॉर्क क्या है +20, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टायर घूमेगा ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया? ठीक है। और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रह गया इसी पे, मोमेंट ऑफ फोर्स पे, क्या कि मोमेंट ऑफ फोर्स बॉडी पे हमेशा एक्ट करेगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स मान लो ये बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ओके, इट इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, ठीक है, हम लोग को पता चल गया, बट वेदर इट इज प्रोड्यूसिंग अ रोटेटिंग इफेक्ट और नॉट, जितने भी फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, तो मान लो सबके सब मोमेंट सारे के सारे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वो एक्ट हो रहे हैं, टॉर्क एक्ट हो रहा है बॉडी पे, लेकिन क्या सबके सब रोटेटिंग इफेक्ट दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा? एक स्टेटमेंट है, उसको नोट करके लिखो, एंड स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? अ टॉर्क विल प्रोड्यूस, ध्यान से, अ टॉर्क विल प्रोड्यूस रोटेटिंग इफेक्ट, rotating effect only and only if its net torque or torque is parallel to the axis of rotation, axis of rotation, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क जो है, एक टॉर्क जो है वो रोटेटिंग इफेक्ट तभी देगा, एक टॉर्क जो है वो रोटेटिंग इफेक्ट तभी देगा जब उसकी नेट टॉर्क का वैल्यू या वो जो टॉर्क है उसका जो डायरेक्शन है इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इफ द नेट टॉर्क डायरेक्शन इज पैरेलल, जो नेट टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तभी वो जो टॉर्क है वो रोटेटिंग इफेक्ट देगा। अदरवाइज वो टॉर्क तो एक्ट करेगा बॉडी पे लेकिन वो रोटेटिंग इफेक्ट नहीं देगा। समझ में? ठीक है। टॉर्क एक्ट करना क्या है, फोर्स एक्ट करना, कि कोई भी बॉडी, अगर ये मेरी बॉडी है, इस पे यहाँ पे ये पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक ही बॉडी पे उस पे अलग अलग पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर सकता है, लेकिन कौन सा ऐसा फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो अलग होगा। जरूरी नहीं कि सारे फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस करें। तो कैसे पता चलेगा? सपोज करो एक डिस्क रखा हुआ है, ऐसे एक डिस्क ऐसे रखा हुआ है अगर, लाइक दिस, ठीक है, और वो डिस्क पे में ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका, ठीक है, ऐसे घूमना चाहता है लाइक दिस, ये ऐसे है डिस्क है, द डिस्क इज लाइक दिस, और वो ऐसे डिस्क है और इट वांट्स टू रोटेट लाइक दिस, वो ऐसे घूमना चाहता है लाइक दिस, ठीक है। अब ऐसे अगर उसको घुमाना है, इफ आई वांट टू रोटेट द डिस्क लाइक दिस, तो व्हाट शुड आई डू? हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स सच दैट कि वो ऐसे घूमे। देखो, अगर एक डिस्क है उसको मुझे ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, अगर ऐसे रोटेट करना है तो मुझे फोर्स कैसे देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा, इन दिस डायरेक्शन, ये एंगल में फोर्स देंगे सो इट विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैंने इसको, इसी को ऐसे फोर्स दिया ऊपर की साइड फोर्स दिया तो वो रोटेट नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? इफ आई गिव द फोर्स इन द डायरेक्शन सच दैट ऐसे, so it will rotate like this, but if I give the force in this direction it will not. समझ में आया? So which force is producing the torque? This one parallel वाला force is producing the torque, not the perpendicular one.
सो अभी कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो इधर, यू हैव टू इमेजिन, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखो, अगर मैंने एक फोर्स यहाँ पे लगाया बॉडी पे, इन दिस डायरेक्शन आई एम अप्लाइंग वन फोर्स, ठीक है, ऐसे मैंने ये बॉडी थी ना हमारी, सी इन विच वे आई एम अप्लाइंग, ये हमारी बॉडी है। सो हियर इन दिस पॉइंट आई एम अप्लाइंग अ फोर्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा कि अगर मैं इस पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेन पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, इसका दो फोर्स बनेगा, एक दिस वन और एक दिस वन। समझ में आ रहा है? टेक दिस एज अ डिस्क, इसको डिस्क कंसीडर करो। सो अगर ये हमारा डिस्क है, आई वांट टू रोटेट इट लाइक दिस, ऐसे ऐसे घुमाने का है, ऐसे ऐसे घुमाने का है, लाइक दिस आई हैव टू रोटेट, ऐसे ऐसे अगर वी हैव टू रोटेट दिस, व्हाट शुड आई डू? तो मैंने क्या किया, मैंने एक फोर्स ये डायरेक्शन पे लगाया, ये पॉइंट पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये पॉइंट पे देखो, ये 3D है। सो अगर ये प्लेन पे अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ये प्लेन पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे दो फोर्स बनेंगे ना। एक फोर्स कैसे होगा, अगर मैं ये प्लेन पे फोर्स लगा रहा हूँ, सो वन विल बी लाइक दिस, वन विल बी लाइक दिस, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। तो वही मैंने बनाया कि अगर ये हमारा एक डिस्क है, ये अगर हमारा एक डिस्क है और मैंने अगर ये प्लेन पे फोर्स लगाया ये पॉइंट पे, तो उसका एक पैरेलल बनेगा और एक परपेंडिकुलर बनेगा। एक पैरेलल है ये डायरेक्शन में, अगर 3D दिखाना है तो कैसे दिखा सकता हूँ मैं, एक डायरेक्शन में ये और एक डायरेक्शन में ये। नाउ यू कैन गेट दिस, अभी तुम लोग को पता चलेगा। लाइक देखो, ये डिस्क है मेरा, ये मैंने ऐसा ऐसा फोर्स दिया था, दिस इज माय फोर्स, ये मैं फोर्स ऐसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो एक पैरेलल बनेगा और एक ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है, ये क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा थीटा, सबको समझ रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्या बनेगा, f cos थीटा और ये बनेगा f sin थीटा, ठीक है, दो फोर्स बन गए। तो अभी ये दोनों में से टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? अब ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस में है, r कैप है, हाँ, ये जो फोर्स है वो भी डिस्टेंस में है r के। तो मतलब दोनों फोर्स एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में है, मतलब ये दोनों टॉर्क एक्ट हो रहा है फोर्स, मतलब ये दोनों फोर्स, मतलब ये दोनों टॉर्क जो है, इनकी फोर्स की वजह से दोनों बॉडी का टॉर्क एक्ट हो रहा है इस बॉडी पे। ये दो फोर्स की वजह से दो अलग अलग टॉर्क इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है, दैट इज टाउ 1 कंसीडर करो, इसको टाउ 2 कंसीडर करो। तो वी कैन से इस बॉडी पे टॉर्क एक्ट हो रहा है। अगर कोई पूछे क्या इस बॉडी पे टॉर्क एक्ट हो रहा है, तो यस, द आंसर इज यस, ठीक है। कैसे? तो r बार इसके लिए देखो f cos थीटा का डायरेक्शन कैसे, ऐसे, ठीक है, f cos थीटा का डायरेक्शन ऐसे और r बार का डायरेक्शन ऐसे, तो r और f, ठीक है। तो वी कैन से r इधर है, f इधर है, तो कैसे होगा, कौन से डायरेक्शन में घुमाना चाहता है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, ठीक है, ऐसा हम लोग को लग रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, f sin थीटा इज लाइक दिस, r बार इज लाइक दिस, तो r बार f बार r बार, तो कैसे होगा, लाइक दिस। ये कैसे घुमाना चाहता है, ऐसे घुमाना चाहता है। अभी हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो है, जो टॉर्क है, ये वाला टॉर्क जो लग रहा है और ये वाला टॉर्क जो लग रहा है, तो कौन सा टॉर्क रोटेटिंग इफेक्ट दे रहा है? तो वही मैंने बोला, अ टॉर्क विल प्रोड्यूस रोटेटिंग इफेक्ट ओनली इफ इट्स नेट टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी हम लोग को क्या पता लगाना है कि ये जो दोनों टॉर्क है, उन दोनों टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, नेट टॉर्क का डायरेक्शन की कौन से साइड आ रहा है, मतलब अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, ठीक है। रोटेटिंग इफेक्ट देखो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो क्या हो गया, रोटेटिंग इफेक्ट हो गया, लेकिन वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अंदर की बाहर, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो नेट टॉर्क का डायरेक्शन अगर एक्सिस से पैरेलल है तब तो वो रोटेटिंग टॉर्क देगा, और अगर एक्सिस से परपेंडिकुलर है देन इट विल नॉट प्रोड्यूस अ टॉर्क, वो रोटेटिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। सो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, ये कैसा था, दिस इज लाइक, ये कैसा है, अंदर ये पैरेलल है, मैंने ऐसे फोर्स लगाया था, तो दिस इज
एफ कॉस थीटा, ठीक है, ये एफ कॉस थीटा है और ये आर बार है। आर बार कैसे ऐसा है, आर बार इधर है, एफ कॉस थीटा इधर है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर, देखो ना, ये कैसे पैरेलल है, आर बार ऐसे, एफ कॉस ऐसे, तो दोनों की वजह से फोर्स का जो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ रहा है, नेट टॉर्क ऊपर। तो मतलब इन दोनों की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला, दिस टॉर्क का डायरेक्शन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों की वजह से जो टॉर्क हो रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन भी क्या है, ये बोथ क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो टॉर्क होगा वो रोटेटिंग इफेक्ट दिखाएगा, समझ में आया। लेकिन जो ये वाला टॉर्क है, दिस वन, जो परपेंडिकुलर वाला टॉर्क देखा था हम लोग ने क्या बोला था कि ये पैरेलल होगा, तो वो तो उसका जो टॉर्क आ रहा है उस ये डायरेक्शन में आ रहा है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलल है। लेकिन जो ये परपेंडिकुलर वाला टॉर्क था, परपेंडिकुलर वाला टॉर्क था, देखो ये आर बार ऐसे है, एफ बार ऐसे है, तो ये कैसे जा रहा है, आर बार क्रॉस एफ बार कैसे आता है, ऐसे, तो मतलब ये कैसे जा रहा है, सीधा अंदर, सीधा अंदर, सीधा अंदर, मतलब इट इज गोइंग इनसाइड। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन कैसे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन कैसे है, ऐसा, एंड इट इज गोइंग इनसाइड, दैट इज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो नेट टॉर्क है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट मींस जो ये वाला फोर्स का जो टॉर्क है, ये वाले फोर्स का जो टॉर्क है, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द रोटेटिंग इफेक्ट। समझ में आया? दिस इज, ये थोड़ा डिटेल में था कि which torque is producing the rotating effect and which torque is not producing the rotating effect, ठीक है। तो this was all about moment of force, टॉर्क के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एंड आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सारे बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, ठीक है। सो विल फिनिश दिस लेक्चर इन 2 days, ओके, थैंक यू।